स्वागत है आप सबका एक और मस्त मस्त वाले कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की एंडिंग बहुत ही कमाल की है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। कहानी के स्टार्टिंग में यान और हेमा को देखते हैं जो कि एक्चुअल कपल हैं। 4 सालों से डेट कर रहे हैं। हेमा यान को कहती है कि कल तो मुझे प्रपोज करोगे ना। तभी वहाँ पर उसे जिसी नाम की एक गर्ल जो कि यान की फ्रेंड है, उसके और यान के शादी के सर्टिफिकेट की फ़ोटो भेजती है। ये देख कर के हेमा शॉक्ड हो जाती है। वो यान से इस बात का एक्सप्लेनेशन माँगने लगती है कि क्या ये प्रैंक है ना, तुम मज़ाक कर रहे हो ना, हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, तुम मुझसे शादी करने वाले थे और तुम यहाँ पर जीजी के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले रहे हो, चल क्या रहा है? यहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है जो कि तबीयत ख़राब होने का बहाना बना कर के बोलती है। उसने गलती से अपने शादी के सर्टिफिकेट की फ़ोटो यहाँ पर हेमा को भेज दिए हैं। उसकी तबीयत ख़राब हो रही है इस फ़िक्र में कि कहीं हेमा गुस्सा ना करने लगे उससे, वो नहीं चाहती कि उनका रिश्ता उनकी वजह से टूटे। अब तबीयत ख़राब होने की जब वो एक्टिंग कर रही थी तो यान को लगता है कि शायद यहाँ पर जीजी की तबीयत सच में ख़राब है और वो बीच रास्ते यहाँ पर हेमा को उतार करके जाने लगता है। हेमा उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को तुम मुझे अकेले छोड़ कर के जा रहे हो, मैं घर कैसे पहुँचूँगी? वो उसे कहता है कि वो थोड़ी देर में किसी को भेज रहा है जो कि उसे हेमा को घर लेकर के जाएगा। हेमा इस बात को रेज़िस्ट कर रही होती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो ज़बरदस्ती यहाँ पर हेमा को कार से नीचे उतार देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। हेमा इस बात से बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि उसने जिस बंदे से प्यार किया था, इतनी सच्ची मोहब्बत की थी, 4 साल से वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी और वो अब किसी और लड़की के लिए उसे आधी रात को ऐसे बीच रास्ते छोड़ कर के जा रहा है। यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आगे जो होने वाला है। रोड पर ऐसे बैठ कर के हेमा रो रही थी, तभी एक ट्रक से उसका बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। लेकिन उसकी सोल किसी और दुनिया में जाने से पहले एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि सामने एक इंसान बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें जीने का एक और मौका दिया जा सकता है। जीना कौन नहीं चाहता? तो यहाँ पर वो कहती है कि उसे मरना नहीं है, इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगी। तो वो पर्सन उसे कहता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ मेरे साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, डील करना होगा, तुम्हें उसे खोना होगा तो ही तुम फिर से अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। हेमा के लिए फ़िलहाल यान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यान के लिए उसकी प्यार की फीलिंग, तो वो उसे ट्रेड करने के लिए तैयार थी और वो यहाँ पर उस इंसान को बोलती है कि ठीक है। वो यान के लिए अपना प्यार हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो ज़िंदा रहना चाहती है। तो वो इंसान यहाँ पर हेमा का बात मान जाता है और उसे उसके वर्ल्ड में वापस भेज देता है। लेकिन अब इस ट्रेड की वजह से हेमा यान से प्यार नहीं करती थी और अब उसे काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो जिस लड़के के साथ उसे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती थी, वो जाने के लिए तैयार है। अगले सीन में हेमा को उस बंदे का फ़ोटो और एड्रेस मिल जाता है, वो कोई और नहीं, लू का एनिमी ही था। तभी वहाँ पर हेमा ब्लाइंड डेट का वेट कर रही थी तो उसे जीजी का मैसेज आता है कि वो इस तरीके से यान से शादी कर चुकी है। हेमा उससे कहती तो ये उसे क्यों बता रही है? वो वैसे भी ब्लाइंड डेट पर आई हुई है और अभी उन उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो जानबूझकर के इस वॉइस नोट को दोबारा यान के सामने प्ले कर देती है। यान गुस्से में उसे कॉल करता है कि हेमा क्या बकवास कर रही है? वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? जीजी यहाँ हॉस्पिटल में उसकी तबीयत ख़राब है और वो जीजी को उल्टा-सीधा बोल रही है। हेमा उसे कहती है तो जीजी ने पहले मुझे प्रोवोक किया, उसने मुझे पहले मैसेज किया, भला मुझे क्या ही पड़ा था? फ़ोन रखने के बाद ज़िज़ी इनोसेंट होकर के यान को कह रही हो तो कि एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए 3 महीने बचे हैं, मैं मरने से पहले शादी करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया। अब एक्चुअल में है कुछ ऐसा ना कि ज़िज़ी ने यान की जान बचाई थी कुछ टाइम पहले और यान यहाँ पर एहसान चुकाने के लिए ज़िज़ी से शादी कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि उसने अपने लाइफ़ पार्टनर हेमा को इस बारे में एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन क्या सिर्फ़ यही एक गलती है, वो हम आगे जानेंगे। यान यहाँ पर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेमा उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे कहीं छोड़ कर के नहीं जाने वाली है। वो सिर्फ़ ड्रामा कर रही है कि वो उसके पास वापस आ जाए। जीजी जानती थी कि हेमा श्योर है, कोई लड़की भला कहाँ इस बात को एक्सेप्ट कर सकती थी। दूसरी तरफ हेमा यहाँ पर अपने ब्लाइंड डेट का आने का वेट करती है, तो उसका नाम लू था, जो कि यहाँ पर आता है और वो अपनी फ़िलहाल की गर्लफ्रेंड को लेकर के आया हुआ था। एक्चुअल में उसके बारे में बहुत बड़ा रूमर था कि वो एक नंबर का प्ले बॉय था। जब वो यहाँ पर हेमा के साथ ऐसे ब्लाइंड डेट पर आता है तो उसे भरोसा ही नहीं होता है यान के साथ
जो लड़की पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में है, वो यहाँ पर उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई है, ये जानने के बाद भी कि वो दोनों एनिमी यहाँ पर हुआ करते हैं। अब यहाँ पर हेमा उसे कहती है कि देखो, मैं सिर्फ़ अपने मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आई हुई हूँ। मुझे और चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। लू सोचने लगती है कि क्या हेमा सच कह रही है? हेमा कहती है शायद तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। और ऐसा बोल कर के वो वहाँ से निकल जाती है। लू अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बता रहा था कि क्या सच में हेमा और अयान का ब्रेकअप हो गया क्या? वो यहाँ पर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है तो हेमा के बारे में बात कर रहा था। यान वहाँ पर आता है, वो लू को हेमा के बारे में बात करते हुए सुनता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है और लू की जाकर के पिटाई कर देता है। उसे ऐसा लगा था कि लू जानबूझकर के सबके सामने हेमा का इमेज खराब करने का कोशिश कर रहा है कि वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। लू की तो यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई लगी थी और कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था। यान का सेक्रेटरी जैसे तैसे करके यहाँ पर यान को काम डाउन करता है कि वो बेचारा कहीं मर न जाए। हेमा अपने घर में थी। अपना गुस्सा लू पर निकालने के बाद यान हेमा से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी शादी जीजी से हो गई है तो बेहतर होगा कि वो उसी के पास जाए। यान उसे कहता है कि तुम्हारा बकवास खत्म नहीं हो रहा। मैं तुम्हें रोड पर छोड़ के दिया, तुम तो ड्रामा बना करके रखी हो। और मैंने कहा था ना कि मैं किसी को भेजूँगा तुम्हें लाने के लिए, तो फिर तुम अकेले ही क्यों आ गई? हेमा कहती है तो मैं तुम्हारे उस बंदे के इंतज़ार में पूरी रात अकेली लड़की ऐसे रोड पे रहती, नहीं ना। और देखो यार, अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुका है। मैं सीरियसली ब्लाइंड डेट पर गई थी और अगर मुझे कोई बंदा मिलता है तो मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। अब तुम भी किसी से शादी कर चुके हो तो मैं तुम्हारे लाइफ़ में वैसे भी नहीं आना चाहती। यान हेमा से गुस्सा था, वो उसे कहता है ठीक है तो अपना सामान ला कर के ले जाना। हेमा ओके बोल करके वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आपको हेमा को सच बता देना चाहिए, लेकिन लू अभी इसी गलतफ़हमी में था कि हेमा तो सिर्फ़ उससे गुस्सा है और आज नहीं तो कल वो खुद ही मान करके आ जाएगी। अगले दिन हेमा अपना सामान पैक करके यान के घर से निकल रही थी, तभी सीसी वहाँ पर आती है और वह हेमा को जानबूझ करके इनोसेंट होकर के दिखा रही थी कि अरे यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए यान के साथ मैं यहाँ पे रह रही हूँ, देखो बुरा मत मानना। तो हेमा भी उसे कहती है देख पान, मैं अब बुरा नहीं मान रही, क्योंकि मैं इस यूज्ड कचरे से अब प्यार नहीं करती। तुम्हें ये तुम्हारा कचरा मुबारक। ऐसा कह के वो अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। अपने बारे में सुन करके यान हेमा पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है, लेकिन बहाने से जीजू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं जा रही हूँ हेमा से बात करने। फिर वह हेमा को टॉन्ट करती है कि तेरा बंदा तो मुझसे मैरिड है, भले ही तू 4 सालों से इस तरीके से उसे डेट कर रही थी, मैंने थोड़े दिनों से फ्लर्ट किया, वो तो मुझसे शादी कर लिया, वो भी तेरे शादी वाले तेरे बर्थडे वाले दिन, तुझे छोड़ कर के वो मेरे साथ था। ये सारी बातें सच थी। हेमा को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब उसे वो हर्ट वाली फीलिंग नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि यान के लिए जो प्यार था उसका, वो एक्चुअल में ख़त्म हो चुका था। हेमा हँसने लगती है, तो जीजी उसे वापस से सबक सिखाने के लिए अपना सर दीवार से टकराती है और यान वहाँ पर आता है तो वो हेमा को ब्लेम करने लगती है कि उसने उससे वापस से bully किया। गुस्सा होकर के यान यहाँ पर हेमा को धक्का दे देता है, जिससे उसका सर ऐसे बेड पर टकरा जाता है। चोट तो यहाँ पर हेमा को भी लगा था, लेकिन वो फ़िक्र यहाँ पर जीजी का कर रहा था। जीजी कहने लगती है अरे नहीं, नहीं हेमा की कोई गलती नहीं है, वो खुद ही गिर गई थी। हेमा गुस्से में वहाँ से जा रही थी तो यान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जीजी से माफ़ी माँगनी चाहिए, तुम्हारी वज़ह से ये इंसल्ट है। हेमा कहती है सामने कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, तुम अगर उसे चेक करोगे तो तुम्हें सच पता चल जाएगा कि किसने किसे हर्ट किया। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। यान को बहुत गुस्सा आ रहा था। जीजू से कहती है कि डोंट वरी, मैं उसे समझा दूँगी। हिमा वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि कुछ दिनों में हम लू और उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाने वाले हैं और तुम्हें लू से शादी करना पड़ेगा। जब यहाँ पर तुमने यान से ब्रेकअप कर लिया है तो हमें एक अमीर बंदा चाहिए शादी करने के लिए। हेमा यहाँ पर मना नहीं कर पाती है और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं, जहाँ पर कि हेमा की जो मॉम थी वो हेमा को कह रही होती है कि तुम्हें लू से शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब जब दोनों फैमिली ये बातें कर रही होती है, फिर हेमा भी नहीं मना करती है। अगले कुछ दिनों में उनके शादी के फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक होने वाले थे। हेमा इन चीज़ों से थोड़ा-सा इरिटेट हो रही थी तो वो उठ करके वॉशरूम चली जाती है। लू उसके पीछे-पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। वो जानबूझ कर के हेमा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। हेमा उसे रोक रही होती है तो वो उसे कहता है, "कल को हमारी शादी होगी तब क्या करोगे?" तभी वहाँ पे यान आ जाता है। हेमा जानबूझ कर के लू से रोमांटिक होकर के दिखाने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। यान उसे रोकते हुए कहता है कि ये क्या बकवास कर रही है? क्या वो सच में लू जैसे एक प्लेबॉय से शादी करने वाली है?
जीजी भी यहाँ पर आ जाती है और वह यान से काफ़ी चिपक कर के बात करने लगती है, तबीयत खराब होने का बहाना कर कर के। अब वो यहाँ पर जीजी का ख़्याल करने के लिए जाता है, तो हेमा से कहती है कि जाओ, जाओ अपनी बीवी का ख़्याल करो, मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसा कह के वो वहाँ से उसे लेकर के चली जाती है। अब यान को जेलस होने लगता है कि वो क्यों है उसका इतना केयर कर रहा है। धीरे-धीरे करके यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने हेमा के साथ गलत किया। जीजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि डोंट वरी, अगर तुम्हारे और हेमा के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। यान भी इस चीज़ से रेडी था, लेकिन जीजी को इस चीज़ का चैन नहीं था। वो तो बस अपना इमेज बनाने के लिए बोली थी। वो तो चाहती थी कि हेमा मारी जाए। अगली सुबह जब हेमा अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है, तभी यान उससे बात करने के लिए आता है। वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। हेमा उसे कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सीधे तरीके से कह दिया है कि मैं यहाँ से तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, तो तुम बेकार में मुझे प्रेशर कर रहे हो। तुम्हारी और जीजी की शादी हो चुकी है, अब तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। यान हेमा को बताना चाह रहा था कि वो जीजी से मर्जी से शादी नहीं किया, एक्शन में उसकी मजबूरी, और मजबूरी क्या है। लेकिन हेमा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे कोई भी बहाना सुनने का कोई शौक नहीं है, और वो वहाँ से चले जाता है। यान कहता है पता लगाओ हेमा कहाँ जा रही है। उसे पता चलता है कि वो शादी के फ़ोटोज़ लेने के लिए जा रही है। यहाँ पर लू अपनी गर्लफ्रेंड से अभी बात कर रहा होता है। तो ये वहाँ पर हेमा आती है। हेमा से कहती है डोंट वरी, तुम्हें मेरी वज़ह से अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ़ में वैसे भी नहीं आने वाली हूँ। बस फैमिली की जो फ़ॉर्मेलिटी है उसे पूरा करते जाते हैं, और दोनों शादी के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसका सेक्रेटरी आकर के यान को बताता है एक्चुअल में यान और जीजी के शादी के फ़ोटोज़ यहाँ पर किसी ने इंटरनेट पर डाल दिए हैं, और वो आग की तरह न्यूज़ फैल रहा है। तभी वहाँ पर जीजी आती है और कहती है मेरा भरोसा करो, मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि शायद हेमा ने जेलस होकर के ऐसा किया है, और वो आँख बंद करके यहाँ पर सारी बातों का ट्रस्ट कर लेता था जो भी जीजी बोल रही होती है। तो इस बार भी यान वही कर रहा था, और वह जीजी की बातों का भरोसा कर लेता है। जीजी ने जानबूझ कर के वो फ़ोटो अपलोड किए थे ताकि यान उसे डिवोर्स ना ले सके, और वो यान को कन्विंस कर रही थी कि उसके मॉम-डैड थोड़े पुराने ख़्यालों के हैं। उन्हें जब से पता चला है कि जीजी ने यान के साथ शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है, तो वो लोग शादी करने का ज़िद कर रहे हैं। वो जल्दी ही मरने वाली है, तो क्या ये लास्ट विश यान उसका पूरा नहीं कर सकते हैं? यान यहाँ पर अपने जान बचाने के एहसानों तले दबा हुआ था, और वो जीजी के साथ सबके सामने ऐसे शादी करने के लिए भी रेडी हो जाता है। जब भी यान कोई बात नहीं मान रहा होता है, तो वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग कर दिया करता था। इससे ज़्यादा टैलेंटेड तो उसका सेक्रेटरी था। उसे साफ तौर पे पता चल रहा था कि जीजी यहाँ पे यान को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, और ऊपर से चाहे जो भी हो, आप अपने पार्टनर को छोड़ कर के किसी और से यूँ ही शादी कैसे कर सकते हैं? कई बार तो वो यान को समझाने का कोशिश भी करता है, लेकिन यान कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसके लिए सबसे बड़ा फ़िक्र ये था कि अगर हेमा को पता चलेगा कि वो जीजी से ऐसे सबके सामने शादी कर रहा है, तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। वो उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हेमा के घर चले जाता है। कहता है कि मेरा जीजी से 3 दिनों में शादी है। तो हेमा उससे कहती है तो क्या तुम मुझे ये गुड न्यूज़ देने के लिए आए हो, या शो ऑफ करने के लिए आए हो? मैं भी यहाँ पर जल्दी ही लू से शादी करने वाली हूँ, और आई होप कि उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दे। यान उसे हेमा को समझा रहा होता है कि एक बार सुन तो लो, आखिरकार मैंने जीजी से क्यों ही शादी की है। लेकिन हेमा उसे कहती है कि मुझे सुनना ही नहीं है। जब शादी करने से पहले तुमने इस बारे में डिस्कस नहीं किया, तब कोई भी बहाना कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि हेमा शादी के लिए रेडी हो रही थी। जीजी उसे कॉल करती है शो ऑफ करने के लिए कि वो यान से सबके सामने शादी कर रही है, उसका कोई चांस ही नहीं है। हेमा कहती है अपने बंदे को संभाल करके रखो, कल ये मेरे पास आया था और मुझे कह रहा था कि अगर मैं एक बार बोलूँ तो वो तुमसे शादी तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा करके वो जानबूझ करके जीजी को प्रोवोक करते हुए फ़ोन कट कर देती है। लू अपने दोस्त के साथ यहाँ पर हेमा को रिसीव करने के लिए आता है। उसका दोस्त यहाँ पर हेमा का इंसल्ट करने का कोशिश करता है, तो हेमा उसे थप्पड़ मारती है, और वो लोग को वार्न करती है कि वो इस रिश्ते में ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, भले ही वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर ही क्यों ना हो। फिर वो दोनों ही ऐसे अपने-अपने कार से शादी के वेन्यू के लिए निकलते हैं। जीजू को लगता है कि शायद वो एक और दुल्हन से अपने शादी का ये बुके एक्सचेंज करेगी, तो उसकी शादी हैप्पी एवली आफ्टर हो सकती है। तो वो हेमा से बात करने के लिए जाती है, उसे पता नहीं था कि ये हेमा है। कार का शीशा नीचे करते हैं, सामने हेमा को देख कर के तो वो शॉक्ड हो जाती है। यान भी देख कर के शॉक था कि वो लू से सच में शादी करने के लिए जा रही है। वो हेमा को खींचते हुए कार से बाहर निकलता है, जिसके चक्कर में हेमा के सर में थोड़ा-सा चोट लग जाता है।
और हेमा गुस्से में आकर के यान का सर अपने कार से टकरा देती है और कहती है कि ना जाने वो कौन से मनोज घड़ी में शादी के वेन्यू के लिए इस रास्ते से निकल रही थी जो कि वो उससे टकराई। अब जैसे कि उसे पता है कि वो लू से एक्चुअल में शादी करने के लिए जा रहा है तो वो उसे परेशान करना बंद करे। ऐसा कहते वो लू के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद यान को लगता है कि शायद मैटर हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। हेमा को इस बात का ज़्यादा ही बुरा लगा है कि वो जीजी से शादी करने के लिए जा रहा है तो वो जीजी को छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। ये कहते हुए कि वो जीजी से शादी नहीं कर सकता। जीजी उसे रोकती जाती है कि उसकी फैमिली को बहुत ही बुरा लगेगा, सब जगह शादी के कार्ड्स पड़ चुके हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। यान उसे कहता है कि वो जीजी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो हेमा से प्यार करता है और अगर उसने सबके सामने जीजी से शादी कर लिया तो उसका हेमा के साथ रिश्ते पूरी तरीके से टूट जाएगा। अगर इस ढक्कन को ये कान पहले ही आ जाता तो हेमा से उसका कभी रिश्ता खराब ही ना होता। वो अपने सेक्रेटरी को वार्न करता है और कहता है पता लगाओ कि आखिरकार वो किस वेन्यू में शादी कर रही है और जीजी को छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। जीजी तो गुस्सा ही करते रह जाती है कि हर बार हेमा उसके और यान के बीच में आ जा रही है। इधर हेमा और लू दोनों शादी करने वाले थे। कहीं न कहीं लू हेमा के बिहेवियर से उसमें इंटरेस्ट लेने लगा था। वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था कि वहाँ पर यान एंड रह लेता है और वो मना कर देता है कि हेमा लू से शादी नहीं कर सकती। लेकिन लू भी यान के टक्कर का था तो भला वो लू से कहाँ ही यान से कहाँ ही डरने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर लू को एक कॉल आता है और अर्जेंटली उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर हेमा को एक्शन में पता चलता है कि लू की एक बेटी है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि वो लू की अपनी बेटी नहीं है। हेमा उससे कंपनसेशन का डिमांड करती है क्योंकि एक्चुअल में हेमा के साथ गलत तो हुआ था। लू से बीच में शादी तोड़ करके चला गया तो उसकी मॉम यहाँ पर हेमा को पैसे दे देती है। हेमा सोचती है अमीर होना ज़्यादा अच्छा है। पैसे लेकर के वो वहाँ से जाने लगती है तभी यान वहाँ पर रोकता है उसे और कहता है कि अगर वो नहीं आता तो क्या वो लू से सच में शादी कर लेती। हेमा उसे कहती है कि हाँ प्रॉब्लम ही क्या है, सिर्फ एक फैमिली मैरिज ही तो है। मैंने जिस बंदे को 4 साल से डेट किया वो बंदा मुझे छोड़ कर के किसी और लड़की से अचानक से शादी कर लेता है और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं किसी से शादी ना करूं। वो गुस्से में यान को थप्पड़ मारते हुए वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन यान उसे कहता है कि वो इतने ड्रामा क्यों कर रही है और वो हेमा को जबरदस्ती वहां से ले करके जा रहा था। हेमा उसे कहती है कि चाहे तुम मुझे जितना भी रोक लो मेरी मन की फीलिंग जो तुम्हारे लिए है वो बदलने नहीं वाली है। यान हेमा को बताता है कि सुन तो लो कि आखिरकार मेरे और जीजे के बीच में क्या बात हुआ था। लेकिन हेमा कहती है अब तुमने उससे शादी कर लिया, बात खत्म। मुझे अब कुछ भी नहीं जानना है कि रीजन क्या है यहाँ पर। ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से यान हेमा को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर जीजी अपनी मोम को लेकर के आ जाती है। हेमा जानती थी कि वो यहाँ से जा नहीं पाएगी तो उसे मजबूरन यान से अच्छे से बात करना पड़ता है। यहाँ पर हेमा के मोम को से कॉल आता है। वो स्पीकर पर बात कर रही थी, वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि इतनी मेहनत से हमने तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढा था शादी करने के लिए, तुमने उसे भी गवा दिया। यान को पहली बार पता चलता है कि हेमा की मोम इस तरीके से उससे इतना ज़्यादा फ़ोर्स कर रही होती है किसी से शादी करने के लिए। तब उसे पता चलता है कि हेमा क्यों ही यहाँ पर यान से ज़िद किया करती थी कि वो उसे सबके सामने प्रपोज़ करे ताकि उसे फैमिली से कुछ और वक़्त मिल सके। उस समय यान को ये बातें पता नहीं था और धीरे-धीरे उसका इंटरेस्ट हेमा में ख़त्म होने लगा था। जो भी बंदा या बंदे रिलेशनशिप में सामने वाले पार्टनर को फॉरएवर के लिए समझ लेता है तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म ही हो जाता है। यान के साथ भी यही हुआ था। उसे लगा था कि हेमा उसे छोड़ कर के कहीं नहीं जाएगी और इसी वजह से उसके मन में धीरे-धीरे हेमा के लिए प्यार ख़त्म होने लगा था। लेकिन जब हेमा के प्यार उसके लिए ख़त्म हो गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जीजी अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आती है। जीजी की मॉम यान से बात करना चाह रही थी कि वो उसकी फैमिली का नाक कटवा रहा है। वो हेमा को घर जाकर कर उसके वापस आने का वेट करने के लिए बोलता है। वो आकर के उसे सारी चीज़ें समझा देगा। हेमा जानती थी कि उसे यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से वो यान के हाँ में हाँ मिला देती है। वो वहाँ से चली जाती है कार में। यान जीजी और उसकी मॉम से बात कर रही थी। जीजी की मॉम यान पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने तो खानदान में हमारा नाक ही कटा दिया। हमारे सारे रिलेटिव यहाँ पर आए हुए थे और तुम जीजी से शादी ना करने के बारे में बोल रहे हो। एक्चुअल में जीजी का ये प्लान उसकी मॉम को भी पता था और ये जीजी यहाँ पर तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है तो यान जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जहाँ पर कि जो डॉक्टर उसने हायर किया था वो भी जीजी के पैसों की वजह से उसे झूठ बोल रही होती है और वो यान को यही कहती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है। तुम समझ सकते हो कि वो 3 महीने में अगर मरने वाली है तो उसे कोई भी मेंटल टेंशन नहीं देने के लिए
सब मिल कर के यहाँ पे यान को रिग्रेट ही फ़ील करा रहे होते हैं। यान को लगने लगता है कि शायद उसे जीजी से शादी ही कर लेना चाहिए था, लेकिन भला वो ये हेमा के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकता था? शादी का सर्टिफ़िकेट लेने की वजह से तो वो हेमा को हमेशा के लिए खो ही चुका है। उसकी मॉम से यान बात करने के लिए जाता है, तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जीजी के साथ रहना चाहिए। उसकी तबीयत एक्चुअल में बहुत ही ख़राब चल रही है। एक तरफ यान ने हेमा को घर पर वेट करने के लिए कहा था और दूसरी तरफ उसे जीजी के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है। इस बात को 15 डेज़ बीत जाते हैं। आफ्टर 15 डेज़ हम लोग देखते हैं कि हेमा यहाँ पे यान को कोई वेट तो करने नहीं वाली थी, तो वो तो उसी दिन फ़ौरन निकल चुकी थी। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलती हैं, जहाँ पर कि उसने उसकी कंपनी के लिए अप्लाई किया था और उसे जॉब मिल गया था। तो वो अपनी नई लाइफ़ की शुरुआत करने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। एक्चुअल में वो एक डिज़ाइनर थी और वो अपनी फ्रेंड अपनी कंपनी में सबको हेमा को इंट्रोड्यूस कराती है, तो सब हेमा से मिल कर के बहुत ही खुश थे। हेमा ने उसे बताया था कि उसने यान से ब्रेकअप कर लिया है और वो अपनी लाइफ़ की नई शुरुआत यहाँ पर करने के लिए आई हुई है। तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर हेमा को सपोर्ट कर रही होती है और बोलती है कि हाँ ठीक है। अगले दिन हेमा को यहाँ पर यान का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे पता था कि हेमा घर पे नहीं है। तो हेमा उसे झूठ बोल देती है कि 15 दिनों से यान घर पे नहीं आया था, तो वो बाहर घूमने के लिए निकल गई है और वो दूसरे शहर है। हेमा यहाँ पर झूठ बोल रही थी, यान उसके झूठ पर भरोसा कर रहा था। वो कहता है वो जल्दी ही हिम्मत से मिलने के लिए आएगा। उसके सेक्रेटरी से कहता है कि आपको सच बोलना चाहिए था कि आप जीजी के साथ हॉस्पिटल में थे। यान कहता है कि हेमा इन बातों को नहीं समझती। उसे तो रीज़न भी नहीं पता है कि मैंने जीजी से क्यों शादी की। इसी वजह से मैंने उसे ये बात नहीं बताया है। हेमा तो यान की कॉल से इरिटेट हो रही थी। अगले दिन वो यान की सिस्टर से मिलती है। यान की सिस्टर हेमा की काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। पहले वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और तब उसने यहाँ पर यान को डेट करना स्टार्ट किया था। आज जब वो उससे मिलती है तो उसे सच बता देती है कि एक्चुअल में वो उसके भाई को छोड़ चुकी है। उसकी बहन रीजन पूछती है तो हेमा शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी बातें बता देती हैं। जो कुछ भी यान ने एक्चुअल में हेमा के साथ किया था, अब उसकी सिस्टर जानती थी कि उसके भाई की गलती है। उसे हेमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो यहाँ पर हेमा को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो है उसके साथ। और इस तरीके से यान अगले दिन जीजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी से वो कह रहा था कि हमें डाइवोर्स लेना ही होगा। जीजी से कहती है कि हम ना कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। मेरी मॉम वैसे भी इस मैटर को लेकर के बहुत गुस्सा है, भला मैं अपनी मॉम को क्या ही बोलूँगी। यान उनसे कहता है हम तुम्हारे मॉम को बताएँगे ही नहीं। जल्दी से जल्दी हमें डाइवोर्स तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हेमा मुझसे दूर होती जा रही है। तो फिर इस तरीके से वो दोनों यहाँ पर स डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं। जीजी ने अपनी मॉम को तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था। उसकी मॉम यहाँ पर आकर के तमाशा करने लगती है और कहती है कि अभी तुम दोनों की सर्टिफिकेट लिए 1 महीना भी नहीं और तुम दोनों डिवोर्स लेने का बात कर रहे हो, चल क्या रहा है? यान यहाँ पर उससे पहले कि उसकी मॉम को कुछ समझा पाता, उसकी मॉम यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है और हेमा भी तबीयत खराब होने का यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है। यान कहीं न कहीं इन चीज़ों से अब इरिटेट होने लगा था, लेकिन उसे दोनों को हॉस्पिटल तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। उसे हेमा से मिलने का वक़्त ही नहीं मिल पा रहा था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और कहता है मुझे लगता है आपको इन चीज़ों को छोड़ कर के हेमा से ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर यहाँ पर आती है और वो यान को डाँट लगाते हुए कहती है कि लगता है कि तुम चाहते हो कि जीजी पहले ही मर जाए, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। उसे मेंटल टेंशन नहीं देना है, मैंने पहले ही ऐसा कहा था। फिर इस तरीके से जीजी ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया था, तो वो बहुत ही खुश हो रही होती है। यहाँ पर हेमा को वापस से कॉल करता है और हेमा से वो बात कह रहा होता है। हेमा से सीधे पूछती है कि क्या उसने जीजी से डाइवोर्स लिया? यान कहता है कि नहीं, अभी कुछ दिनों तक वो उससे डाइवोर्स नहीं ले सकता। तो हेमा से कहती है तो फिर तभी मुझे कॉल करना जब तुम उससे डाइवोर्स ले लो। फिर वो जीजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी तबीयत खराब होने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ये बात तुम्हें पता है। अगर फिर भी तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो तो मैं ले सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि एक्शन में मेरी वजह से तुम्हारे और हेमा के रिलेशनशिप खराब हो। तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। यान उससे कहता है कि नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम बस अपनी तबीयत पर ध्यान रखो। जीजी ये ड्रामा बार-बार जानबूझ करके ऐसा करते रहती है ताकि यान इमोशनल होकर के उसके साथ ही रहे। फिर इस तरीके से यान अपने ऑफिस में जाता है, उसका सेक्रेटरी हेमा का सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। वो यान को बताता है कि एक्चुअल में हेमा कोई बाहर घूमने के लिए नहीं गई है, वो तो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुकी है और उसने ऐसे यान को झूठ बोला था, वो उसी दिन निकल गई है जिस दिन यान ने उसे घर पर वेट करने के लिए बोला था। अब वो यहाँ पर जीजी को कॉल करता है, तो शुरुआत में तो जीजी कॉल कट या हेमा कॉल कट कर देती है, लेकिन फिर इस तरीके से दोबारा उसे फ़ोन उठाना ही पड़ता है। वो वही डाइवोर्स वाला बात निकाल करके फ़ोन कट कर देती है और यान उससे मिलने जाने का सोचता है। अगले दिन जब हेमा अपने ऑफिस जाती है तो एक लड़की की
एक लेडी पिटाई लगा रही थी, ये कहते हुए कि एक्चुअल में वो उसके हस्बैंड को पटाने का कोशिश कर रही है। हेमा यहाँ प्रूफ़ माँगती है, तो एक्चुअल में उस लेडी के पास कुछ फ़ोटोज़ थे, लेकिन उस फ़ोटोज़ को देख कर के साफ पता चल रहा था कि इसमें ये लड़की नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रही है। हेमा यहाँ पर उस लेडी को प्रूफ़ करती है कि इस फ़ोटो में वो लड़की नहीं है जिसके बारे में वो समझ कर के यहाँ पर आई हो। वो लेडी भी समझ जाती है कि हेमा सही कह रही है, वो माफ़ी माँगने लगती है। तो वो अपनी फ्रेंड के लिए कंपनसेशन का डिमांड करती है और पैसे उससे लेकर के अपनी फ्रेंड को दे देती है। हेमा के ऑफ़िस में नई फ्रेंड बन गई थी और कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ काफ़ी अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रही थी। फिर तभी यहाँ पर यान हेमा की कंपनी का बड़ा इन्वेस्टर बन कर के उसकी कंपनी में पहुँच जाता है। हेमा उसे देख कर के उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। समझ जाती है कि यान को सब कुछ पता चल गया। मजबूरी में उसे यान से बात करना पड़ता है। यान उसे कहता है कि ये शहर छोड़ कर के आने का क्या मतलब है? हेमा उसे कहती है समझ नहीं आता कि मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, इसी वज़ह से मैं ये शहर छोड़ कर के आ गई हूँ। वो उसे कहता है कि आई नो तुम जीजी की वज़ह से आई हो, लेकिन मैंने जीजी से शादी इसीलिए की है क्योंकि एक्चुअल में वो बीमार रह रही है और वो जल्दी ही मरने वाली हैं। हेमा उसके बात पर स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे पता है कि जीजी ज़रूर ही ड्रामा कर रही है। जो इंसान मरने वाला हो उसे देख कर के ही पता चल जाता है और जीजी को देख कर के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। वो दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगती है। पिछली बार यहाँ पर यान याद करता है कि जब ऐसा हुआ था, तब हेमा ने अपनी जान का फ़िक्र किए बिना उसका जान बचाया था और अगले 3 दिनों तक वो कोमा में थी और यहाँ पर देखो, वो उसे छोड़ कर के किसी और का जान बचाते हुए उसे वहाँ से बाहर लेकर के गई हुई है। यान उसके पीछे-पीछे जाता है और वो हेमा को कहता है कि अगर उसने ऐसे उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर के गया तो फिर वो उसकी कंपनी के साथ टाई अप नहीं करेगा। अब हेमा अपनी वज़ह से अपनी फ्रेंड को तो लॉस नहीं करा सकती थी। इसी वज़ह से वो मजबूरी में यान को हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर हेमा से वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है? तो हेमा उसे कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई प्यार नहीं बचा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। यान अपना फ़ोन हेमा को देकर के हॉस्पिटल में अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है और वो उसकी फ़िक्र कर रही थी कि वो किधर है, उसे उसकी फ़िक्र हो रही है। उसने देखा कि अर्थक्वेक यहाँ पर आया हुआ है और हेमा का वॉइस सुन कर के वो उल्टे उस पर काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगती है। पिछली बार हेमा के साथ ऐसा हुआ था और सेम वैसा ही जीजी के साथ हो रहा है। वो जानबूझ कर के यहाँ पर जीजी को प्रोवोक करती है ताकि जीजी यहाँ पर यान से मिलने के लिए आ जाए। इधर यान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हेमा अपने फ़ोन में किसी से चैट कर रही होती है। ये देख कर के यान को जेलस हो रहा होता है और वो हेमा को कहता है कि उसे कुछ खाना खाना है। हेमा उसे कहती है ठीक है, वो फूड ऑर्डर कर दे रहा है। यानी यहाँ पर हेमा से बात करने का कोशिश करता है कि पहले तो वो ऐसी नहीं थी, इतनी कोल्ड नहीं थी, अब उसे क्या हो गया? हेमा उसे कहती है कि वो एक बार मर चुकी है, उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई है, तो वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहती है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। यान का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के यान को वापस से समझाने का कोशिश करता है, लेकिन यान तो यान था, वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। और फिर यहाँ पर हम लोग हेमा को देखते हैं कि वो पहले खुद का डिनर करती है और फिर यान के लिए फूड ऑर्डर करती है। खाना-वाना खाने के बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती है ये लिख कर के कि यान उसे डिनर कराने के लिए लेके गया है, ताकि ये देख कर के यहाँ पर जीजी को जेलस हो सके। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो यहाँ पर यान उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन हेमा उसे कहती है कि वो खा चुकी है। यान उसे कहता है तुम तो पहले मेरा वेट करती थी। हेमा कहती है और हाँ, डाँट कर के तुम्ही ने मुझे खाना खा लेने के लिए बोला था, तो मैं खा लिया करती हूँ। यान को धीरे-धीरे उसने जो कुछ हेमा के साथ किया है, वो सारी बातें याद आ रही होती है और कहीं न कहीं उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने हेमा के साथ गलत किया। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है, वो यान का केयर करने लगती है। हेमा वहाँ से जा रही थी, यान उसे रोकने का कोशिश करता है। तो हेमा से कहती है, तुम्हारी वाइफ़ आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जीजी उसके पीछे-पीछे हेमा से बात करने के लिए जाती है। तो हेमा से कहती है कि देखो तुम अपने बंदे को सँभाल कर के रखो, मैं तुम्हारे बंदे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार-बार मेरे पीछे आ रहा है। जीजी यहाँ पर कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती, तुम जानबूझ कर के यान के यहाँ पर पीछे पड़ी होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हेमा इस तरीके से जानबूझ कर के जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, पता है ये सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम थोड़ा-सा और ज़्यादा यहाँ पर सिम्पैथी ले लो यान से, शायद वो तुमसे प्यार करने लगे थोड़ा ज़्यादा। वो वहाँ से चली जाती है और अंदर जाकर के जीजी यहाँ पर यान को कंप्लेन कर रही थी कि हेमा ने उसे थप्पड़ मारा है। आई थिंक कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है इस बात से कि मैंने तुमसे शादी कर लिया। यान उसे कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे बिहेव कर सकती है? मैं ज़रूर ही इस बात से उस बारे में डिस्कस करूँगा।
दूसरी तरफ हम लोग हेमा को देखते हैं जो कि यान की सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों अभी दोस्त हैं। भले ही यहाँ पर यान से उसका ब्रेकअप हो गया था, हेमा अपने दोस्त के साथ क्लब में गई हुई थी और दोनों यहाँ पर मेल मॉडल्स ऑर्डर कर रहे थे और फुल ऑन मस्ती करने वाले थे। यहाँ पर अब हेमा को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था यान की तबीयत ख़राब होने से या कुछ भी। तभी वो देखती है उसी बंदे को जिसके बारे में उसकी वाइफ़ थोड़े दिन पहले आकर के तमाशा कर रही थी कि उसके ऑफ़िस की कलीग उसे बुली कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उस बंदे के साथ तो यहाँ पर जेजी थी। हेमा उसे देखते ही पहचान जाती है, वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर यान को भी चीट कर रही है और वो और ज़्यादा पैसे और बिज़नेस कनेक्शन बनाने के लिए इस तरीके से दूसरे-दूसरे लोगों के साथ और इस तमाशे के बाद जीजी की भी नज़र हेमा पे पड़ गई थी। वो समझ गई थी कि हेमा ने भी उसे देख लिया है। इधर यान अपने दोस्तों के साथ था, सारे उसके दोस्त यान को ही गलत ठहरा रहे होते हैं कि उसे हेमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और इधर जीजी हेमा को सबक सिखाने के लिए उसके वाइन को डैम्पर्ड करने का कोशिश करते और उसमें लव ड्रग दे देती है। तब तक यहाँ पर यान हेमा के पास आता है और उसे पता चलता है कि जीजी ने हेमा को लव ड्रग दिया है। जब जीजी की नज़र यान पे पड़ती है तो वो कहने लगती है कि वो एक्चुअल में हेमा के साथ ऐसा करना नहीं चाह रही थी, बस गलती से हो गया। फिर वो हेमा को वहाँ से सेव करने के लिए लेकर के जाता है और अपने सेक्रेटरी को जीजी को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है, वो उससे बाद में निपटारा करेगा। वो दोनों होटल के कमरे में होते हैं जहाँ पर कि हेमा ऐसे नशे में थी, यान उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वो हेमा को किस करता है, हेमा के हार्ट में काफ़ी तेज़ पेन होता है। अब उसने यहाँ पर यान के लिए प्यार का जो थ्रेड था वो डील करके पूरी तरीके से तोड़ दिया था, तो यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए वो ना तो यान से प्यार कर सकती थी और ना ही उसके साथ वो रोमांस कर सकती थी। हेमा को ये बात समझ में आता है। वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना। यान कहती है ऐसा क्या कर दिया मैंने जो कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो? हेमा कहती है तुम्हारी वजह से मैं मर कर के वापस लौटी हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आने वाली है। वो गुस्से में यान के सर के ऊपर बोतल तोड़ देती है और फिर जो टूटा हुआ शीशा था उसे खुद को लेके हर्ट कर लेती है ताकि दवा का असर थोड़ा कम हो सके। ऐसा बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकलती है और यान उसके पीछे-पीछे जाता है। हेमा यहाँ पे लू से टकराती है और वो उसका हेल्प करने के लिए बोलती है और बोलती है कि उसे यहाँ से ले चलो। यान उसे कहता है सच में तुम लू को चूज़ करने वाले हो? हेमा कहती है मैंने कहा था तुम्हें छोड़ कर के मुझे दुनिया का कोई भी लड़का चलेगा, बस तुम नहीं। फिर लू हेमा को वहाँ से लेकर के जाता है। यान वहाँ पर उसे वार्न करता है कि वो उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा अगर उसने हेमा को हाथ भी लगाया तो, लेकिन लू भला कहाँ ही सुनने वाला था। वो हेमा को सेव करने के लिए वहाँ से लेकर के जाता है और यहाँ पर यान सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो रहा था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है यान का ख्याल करने के लिए। यान बेहोश होने से पहले बोलता है लू की कंपनी मुझे बैंकरप्ट चाहिए। इधर हेमा को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखती है कि लू की बेबी यहाँ पर उसके पास है और वो दोनों ही उसका ख्याल रख रहे हैं। हेमा को लगता है कि शायद वो और लू कल इंटीमेट हो चुके हैं। लू से कहता है कि मैं भले ही बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ लेकिन मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, सब उनकी मर्ज़ी से हुआ है। मुझे लोगों को फ़ोर्स करना पसंद नहीं है, मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया था चेकअप कराने के लिए। और इस बेटी के बारे में जब हेमा पूछती है तो लू उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में ये बेटी मेरी नहीं है, मैंने इसे गोद लिया है। कोई उसे कचरे के पेटी में ऐसे फेंक करके गया था और फिर मैंने इसे गोद लिया था। हेमा से वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो। एक्चुअल में इस बच्चे को एक माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारा यहाँ से पीछा भी छूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझसे शादी कर लिया है तो। हेमा को ये आइडिया सही लगता है और वो यहाँ से लू से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ यान अपने फ्रेंड के साथ था, उसकी बहन आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो मुझे पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे भाई होकर के इतना घटिया होगे। तुम्हें पता भी है हेमा तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने इतनी अच्छी लड़की को खो दिया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खो सकती, इसी वजह से मुझे तुमसे अब बात नहीं करना है। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड भी यान को ही गलत ठहरा रहा था कि उसने एक्चुअल में गलती किया था। उसे हेमा के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था और शुरुआत से उसे जीजे के बारे में चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके रखनी चाहिए थी। अब यहाँ पर यान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हेमा से डिस्कशन करने के लिए उससे बात करने जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वक्त बीत चुका है और एक बार जब किसी चीज़ का वक्त बीत जाता है तो वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ को आप फॉरएवर मत लो, क्योंकि फॉरएवर फॉरएवर जैसा कोई चीज़ कभी है ही नहीं इस दुनिया में। सबसे पहले तो वो जीजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो जीजी को कहता है कि वो फाइनली उससे डिवोर्स लेना चाहता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि हेमा उससे अलग होते जा रही है। जीजी अब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था, अब मॉम वाला भी बहाना नहीं बचा था, तो वो यान को कह देती है कि ठीक है, वो कल उससे डिवोर्स लेने के लिए रेडी है।
दूसरी तरफ हेमा यहाँ पर अपनी फ्रेंड की कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए गई हुई थी। वो कहती है कि एक्चुअल में वो खुद का स्टूडियो खोलना चाहती है। उसकी फ्रेंड हेमा का सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ लू और हेमा शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ यान और जीजी यहाँ पर डाइवोर्स लेने के लिए आए थे। जब उसे पता चलता है कि हेमा सच में लू के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले चुकी है, तो वो हेमा पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है। लेकिन हेमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। यान की तबीयत यहाँ पर खराब हो रही थी और उसे खून की उल्टियाँ भी हो रही थी। फिर भी हेमा उसे इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि अब उसके मन में यान के लिए प्यार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जीजी यान का फिक्र करते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। यान को होश आता है तो वो हेमा को खोज रहा था, लेकिन सामने जीजी थी। वो जीजी को कहता है वहाँ से जाने के लिए। एक्चुअल में वो जीजी को ही ब्लेम कर रहा था कि उसकी वजह से उसके और हेमा के रिश्ते खराब हो गए हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके लू की फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि लू की फैमिली बैंकरप्ट होगी तो हेमा नहीं चाहते हुए उसके पास वापस लौट आएगी। डे बाय डे यान की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी थी और वो उतना ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। घर की मेड यान को रोकने का कोशिश करती है। जो उसे हेमा दवा दिया करती थी, वो वही दवा का डिमांड करता है। घर की मेड हेमा को कॉल करती है, लेकिन हेमा उसे बताने से मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। यान को अब हेमा का केयर याद आ रहा था। घर की मेड यान को कहती है चलो हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था और वो हेमा से मिलने के लिए उसके घर चले जाता है, जहाँ पर कि वो बार-बार उसका डोर नॉक कर रहा होता है और हेमा उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन अंदर वो क्लाइंट से मीटिंग कर रही होती है और उन्हें काफ़ी हल्ला का आवाज़ आ रहा था, तो लास्टली हेमा को यान से मिलने के लिए जाना पड़ता है। हेमा को देख कर के यान को लगने लगता है कि शायद वो अब भी उससे प्यार करती है। तभी तो इस तरीके से वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हुई है। हेमा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है होश में आ जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं लू से शादी कर चुकी हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। यान उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। उसने तो जीजी से सिर्फ उसकी तबीयत की मजबूरी की वजह से शादी किया था। हेमा उसे कहती है कि हमारे बीच का वो प्यार खत्म हो चुका था। तुम्हें शायद वो चीज़ें नहीं दिख रही, गलती जीजी की नहीं है, उस पर ब्लेम डालना बंद करो। अगर जीजी नहीं भी होती तो फिर तब भी हमारा रिश्ता टूटता, क्योंकि तुम मेरी फ़िक्र नहीं करते थे, मेरा केयर नहीं करते थे। ईयान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उससे वो एम्बुलेंस कॉल करके हॉस्पिटल पहुँचा देती है। यहाँ पर जो जीजी थी वो उसका फ़िक्र कर रही होती है। उसे यहाँ पर हेमा की कही गई बातें याद आ रही होती है। हेमा ने उसे कहा था कि वह एक बार उसके चक्कर में मर चुकी है और अब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा नहीं गंवाना चाहती। यहाँ पर रेहान समझ नहीं पाता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि पता लगाओ उस रात क्या हुआ था जब वो हेमा को छोड़ कर के आया था। और इधर हेमा ने अपना नया स्टूडियो ओपन किया था, जहाँ पर कि लू की कंपनी को यान ने भले ही बैंकरप्ट कर दिया था, लेकिन लू की खुद की कुछ पर्सनल सेविंग थी, जो कि यहाँ पर हेमा की कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। हेमा उसे कहती है डोंट वरी, मैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा तुम्हें लौटाने वाले हैं और जल्दी ही। लू को हेमा के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। वो हेमा के साथ ही रह रहे थे या फिर हेमा लू के फैमिली के साथ रह रही थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम हेमा से प्यार करते हो, लेकिन उसे तो ये बात का पता भी नहीं है। तो लू उसे कहता है कि मैं उसे अपनी फीलिंग फोर्स नहीं कर सकता, शायद आज नहीं तो कल वो मेरे प्यार को खुद ही समझ जाए। दूसरी तरफ यान का सेक्रेटरी यान को बताता है कि एक्चुअल में उस रात हेमा का एक्सीडेंट हुआ था। ना जाने हेमा कैसे बच गई थी। एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा ही भयंकर हुआ था। यान उस प्लेस पर पहुंचता है, हेमा का बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था। वो इस चीज़ को देख कर के भरोसा नहीं कर पाता कि इतना ब्लड लॉस के बाद हेमा जिंदा कैसे, और वो भी वहीं पर मारे जाता है। अब यहाँ पर वो भी उसी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर कि उसे वो बोलता है इंसान कि हेमा का भी सोल यहाँ पर कुछ दिन पहले आई थी और उसने ट्रेड में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग ख़त्म कर ली, तभी जाकर के उसे उसकी ज़िंदगी वापस मिल चुकी है। यान समझ जाता है कि हेमा क्यों नहीं अब उससे प्यार कर रही है और वो क्यों इतना ज़्यादा बदल गई है। वो भी उस दुनिया में वापस जाना चाहता था और चाहता था कि हेमा उससे प्यार करे। तो वो उसे कहता है तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई उतना इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। यान अपनी लाइफ दाँव पर लगाने के लिए तैयार था, तो वो इंसान उससे कहता है तुम्हें 3 महीने की ज़िंदगी दी जाती है और अगर इस 3 महीने में हेमा को तुमसे प्यार हो गया तो फिर ठीक है, तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, वरना तुम मारे जाओगे।
यान इस चीज़ के लिए रेडी था। डील करने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस पहुँच जाता है, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी उसका फ़िक्र कर रहा था कि वो ठीक तो है ना, वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया। इधर हम लोग हेमा को देखते हैं जो अपने घर जाती है, तो यान उसे मनाने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर वो हेमा के पसंद के बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आया हुआ था। और यहाँ पर हेमा उससे प्यार नहीं कर रही होती और कहती है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यान उसे कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दाँव पे लगा दी है, तुम्हें तब भी मुझसे प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हेमा यहाँ पर यान की बातों को नहीं समझ पाती है और यान उसे समझाने का कोशिश करके थक चुका था। तभी वहाँ पर यान को कॉल आता है कि जीजी ने खुद को हर्ट कर लिया है। जब उसे पता चला कि यान उसे डाइवोर्स लेने का कोशिश कर रहा है, वो हेमा को यहाँ पर ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से जीजी ये सब कुछ कर रही है। अगर तुम शुरुआत में समझ जाती कि मैं सिर्फ जीजी के साथ ऐसे मजबूरी से हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, तो चीज़ें इतनी बिगड़ती ही नहीं। वो हेमा को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसे सेम बात वही यान को डाँटते हुए समझाती है कि तुम्हें पता है कि जब जीजी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो फिर इस तरीके से तुम उसके साथ इतना बुरा क्यों ही बिहेव कर रहे हो? हेमा इस बात पर हँसने लगती है और ईयान उसे ही ब्लेम दे रहा था कि जीजी यहाँ पर मरने वाली हैं और तुम उसका मज़ाक उड़ा रही हो। हेमा उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि जीजी मरने वाली है और वो ठीक नहीं है? क्या तुमने दूसरे डॉक्टर को चेकअप कराया है? नहीं ना? चलो, मैं तुमसे रिलेशन तो भले ही ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। वो लू को कॉल करती है और कहती है शहर के सबसे टॉप के डॉक्टर को लेकर के आने के लिए, जो कि यहाँ पर जीजी का चेकअप करने वाले थे। अब जो डॉक्टर यहाँ पर जीजी का एक्चुअल में चेकअप कर रही थी, वो तो घबराने लगती है, ये सोचते हुए कि अब उसका साथ पोल ही खुल में हेमा जाएगा। यहाँ पर जीजी के असली वीडियो सीसीटीवी के यान को दिखा देती है कि वो एक्चुअल में इस तरीके से हेमा से नफरत करती है और वो चाहती है कि वो मर जाए, और स्टेयर्स पर गिरने का जो उसने एक्टिंग किया था वो भी झूठा था। तभी वहाँ पर अंदर से ऐसे जीजी बाहर आती है और वो यान को वापस से कन्विंस करने का कोशिश करने लगती है। हेमा उसे कहती, अरे तुमने तो अपना नस काटा था ना, तो क्या हुआ, तुम्हारा घाव बहुत जल्दी भर गया। अब यान समझ जाता है कि जीजी उसे उल्लू बना रही है और वो झूठ बोल रही है। तभी लू यहाँ पर अपने टॉप के डॉक्टर को लेकर के आ जाता है जीजी को चेक कराने के लिए। जीजी यहाँ पर बहाने करने लगती है, लेकिन वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकती थी। उस डॉक्टर को भी यहाँ पे रोक करके रखा जाता है। उस डॉक्टर से जब यहाँ पर जीजी का चेक कराया जाता है, तो वो डॉक्टर सब कुछ सच सच बता देता है कि एक्चुअल में जीजी एक्टिंग कर रही है और उसे हर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं गुस्से है। में आकर के यान यहाँ पर अब जीजी को माफ़ नहीं करने वाला था। डाइवोर्स तो वो लेगा, लेकिन वो उस डॉक्टर को भी जेल भेज देता है, जो कि इतने दिनों से उसे उल्लू बना रही थी। हेमा ने यहाँ पर यान के सामने जीजी का पोल खोल दिया और अब वो लू के साथ वहाँ से निकल जाती है। यान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने हेमा पर क्यों ही ट्रस्ट नहीं किया और जीजी जैसी एक नई आई हुई लड़की के बातों पर क्यों ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि सिर्फ उसने उसकी जान बचाई थी। अगले कुछ दिनों बाद हेमा की कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही थी, उसे अवार्ड्स वगैरह मिलता है। लू यहाँ पर आता है, हेमा से कहती है आई थिंक अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो हमें यहाँ पर डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लू से कहता है मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। हेमा से कहती है आई एम सॉरी, मैं अभी किसी से प्यार करने के हालत में नहीं हूँ। लू हेमा की बात मानता है। यहाँ तो अपनी जान अब गंवा ही चुका था, हेमा उसे माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाली थी। एक तरफ यान अपनी जान गंवा रहा था और दूसरी तरफ हेमा यहाँ पर अपने लाइफ में आगे बढ़ गई थी, और ये ड्रामा हमारे यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। मुझे तो इस कहानी का एंडिंग पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना मत भूलना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।